हेलो गाइस। आज हमारा जो चैप्टर है वो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो कि हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का यूनिट है। एंड ये बहुत मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर में से है एंड इसमें से क्वेश्चंस आने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। हम इसी का आज टॉपिक पढ़ते हैं और बहुत इजी वे में पढ़ेंगे। बहुत लोग बोलते हैं टफ़ है। हम इसको आज एक इजी वे और एक इजी मेथड में समझने की पूरी यानी 101% कोशिश करेंगे। लेट्स गो स्टार्ट। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द रेट ऑफ रिटर्न ऑफ अ कंपनी मस्ट अर्न ऑन एन इन्वेस्टमेंट टू मेंटेन द वैल्यू ऑफ अ कंपनी। मीन्स एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो रेट ऑफ रिटर्न होता है जो कंपनी मस्ट, मतलब वो मस्ट है कि अर्न करना ही करना है। अगर हम कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम ऐसे ही नहीं कर देंगे कि हमें रेट ऑफ रिटर्न नहीं मिल रहा, हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट करने का रियल जो फ़ायदा होता है वो तब होता है जब उसमें हमें एक रिटर्न मिलता है, ताकि हम उसको अपनी कंपनी में एक एज अ वैल्यू मेंटेन कर पाएँ। तो उस वैल्यू को मेंटेन करने के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे। इसमें 4 मेथड है। तो एक कंपनी किन किन मेथड से रेट ऑफ रिटर्न निकालती है और कैसे उसे पता चलता है कि हाँ डिबेंचर इशू किया है हमने, इन्वेस्टमेंट हुई है इस पर, तो हमें कैसे रेट ऑफ रिटर्न करना है, मतलब कैसे अपनी कंपनी में वो वैल्यू एडजस्ट करने के लिए, वो मेंटेन करने के लिए हमें कैसे उसको रिटर्न लेना है। दैट इज़ नोन एज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बेसिकली अब हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन केस ऑफ डिवेंचर्स। इसके मेरिट्स डिसमेरिट्स भी हैं, वो तो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। पहला केस हम जो पढ़ेंगे वो है हमारा कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स इन रिडीमेबल केस। मतलब रिडीमेबल डिवेंचर में क्या होता है? तो जब व्हेन द डिवेंचर आर redeemable during the lifetime of a company, the principal amount is returned back to the holders either at a par or the premium। मतलब जब भी हम डिबेंचर्स को रिडीम करते हैं उसकी पूरी लाइफ टाइम, मतलब अगर हम डिबेंचर का इन्वेस्टमेंट हो रहा है हम उसको रिडीम मतलब करेंगे तो उसकी जो लाइफ टाइम, मतलब जो भी हमने उसकी वैल्यू को देखा, जब डिबेंचर इन्वेस्ट होता है तो उसकी वैल्यू से हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि उसकी क्या वैल्यू है। जब उसको रिडीम करते हैं कि तो उस ड्यूरिंग उस द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी जो प्रिंसिपल अमाउंट हमें जो मिलता है द होल्डर्स, वो मतलब हमें पार पे भी मिल सकता है, प्रीमियम पे भी मिल सकता है। वो रिटर्न जो होता है वो पार पे भी होता है, डिस्काउंट पे भी होता है, प्रीमियम पे। बट हमारा जो सिलेबस है उसमें बस डिस्काउंट को डिस्कस नहीं किया हुआ है, सिर्फ पार और प्रीमियम की ही बात की हुई है। बेसिकली अगर रिडीमेबल, 2 केसेस होते हैं हमारे पास डिबेंचर में, एक होता है इररिडीमेबल, एक होता है रिडीमेबल। इररिडीमेबल में क्या होता है? शॉर्टकट सा फॉर्मूला होता है KD, जो डिनोट करता है क्या? K मतलब कॉस्ट, कहीं पर भी हो। इफ़ आप इन वी कैन से दैट कि अगर इकोनॉमिक्स में भी हम पढ़ते हैं ना तो K जो होता है वो डिनोट करता है कॉस्ट को, किसकी? डिबेंचर की। बहुत शॉर्टकट सा है एकदम, हम लोग लेके चलेंगे उसमें में। I इट मीन्स इंटरेस्ट, T stands for tax, BO stands for amount received. So we can say that जो cost of capital in case of irredeemable debenture, हमारा जो हमें इंटरेस्ट मिला होता है 1 माइनस टैक्स रेट अपॉन में अमाउंट रिसीव्ड। इसके ऊपर क्वेश्चंस भी करेंगे। जो इसका बेसिक फॉर्मूला है ये, मतलब जो इंटरेस्ट किस पे मिलता है, लेट्स से हमें बोला होता है कि 9% डिबेंचर है, 10% डिबेंचर है, तो 10% ऑफ 1 लाख डिबेंचर्स होगा, तो 10% 1 लाख का कितना होगा? 10,000। वो यहाँ पे इंटरेस्ट आता है। 1 माइनस टैक्स रेट आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, अमाउंट रिसीव्ड मतलब टोटल हमें कितना अमाउंट रिसीव्ड हो रहा है वो देखते हैं। नाउ इन रिडीमेबल केस, रिडीमेबल में हमारे पास ये फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स तो होता है, क्योंकि जब इररिडीमेबल होता है उसके बाद ही रिडीमेबल का केस बनता है। तो इररिडीमेबल वाली सिचुएशन तो रहेगी कि जो हमारी पहले थी, तो वो एग्जैक्ट सेम रहता है। बस इसमें ऐड क्या हो जाता है? रिडीमेबल वैल्यू प्लस उसमें माइनस उसमें से अमाउंट जो रिसीव्ड हुआ अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। हम ये भी एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हम कैसे पता लगाएंगे कि वो रिडीमेबल है या इररिडीमेबल है। भाई क्वेश्चन आ गया, हमें नहीं पता कि हमें उसे रिडीमेबल के अकॉर्डिंग ट्रीट करना है या इररिडीमेबल। कई बार डिफाइन भी नहीं करते कि हाँ ये रिडीमेबल है या इररिडीमेबल। इसका बेसिक डिफरेंस होता है कि अगर नंबर ऑफ ईयर्स आपको दे रखा है क्वेश्चन में, बताया हुआ है कि इट्स लाइफ ड्यूरिंग 5 ईयर्स, और उसमें कुछ नहीं बोला, बस ये बोला 10% डिबेंचर्स ऑफ दिस, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द डिबेंचर। उस केस में ये वाला फॉर्मूला हमारा
लगता है। अगर उसमें डिफाइन कर दें कि इररिडीमेबल है तो और उसमें नंबर ऑफ़ ईयर्स दिए हैं, तब तो हमें तब भी ये लगाना है, क्योंकि अगर इररिडीमेबल उन्होंने बोल दिया फिर कोई फ़ायदा नहीं होता ये वाला फॉर्मूला लगाने का। सेम, आई स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट, टी स्टैंड्स फॉर टैक्स रेट। रिडीमेबल वैल्यू वो, जैसे कि मान लो प्रीमियम पे अगर हम लोग करते हैं तो अगर हम जो हमारी वैल्यू होती है मोस्टली हम एग्जांपल के लिए लेते हैं 100 की होती है, ठीक है। अगर लेट से हम प्रीमियम पे उसको इशू कर रहे हैं तो वो 102 की हो गई, ठीक है। मतलब या फिर इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि 2% का हमें वो हो गया, प्रीमियम पे हम 2% प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, तो जो 2% यानी 100 का 2% 2 रुपीज़, तो ऐड करेंगे तो जो रिडीमेबल वैल्यू 102 वो यहाँ पर आएगी, माइनस अमाउंट रिसीव्ड, कितना अमाउंट रिसीव्ड हुआ, हमें तो नॉर्मली 100 ही हुआ था, 100 आएगा, अपॉन में नंबर ऑफ़ ईयर्स क्वेश्चन में होता है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिपेंड होता है। सेम जो रिडीमेबल वैल्यू है प्लस जो अमाउंट रिसीव्ड हुआ है उसका एवरेज निकालते हैं। एवरेज के लिए हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड, सो ये एवरेज निकालते हैं एंड देन रिडीमेबल और रिडीमेबल दो केसेस हैं जो मोस्टली इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। आप मेरे साथ इस चैनल के थ्रू कंटिन्यून रहेंगे, सो आपको इसके आगे का जो प्रेफरेंस शेयर के केस में, इक्विटी शेयर के केसेस में बहुत इजी सा मेथड मैंने अपना बनाया है, हर टीचर अपने अपने बनाते हैं। सो ये मेरा बेसिक सा मेथड है कि इसको समझने के लिए हम क्या इजी मेथड अपना सकते हैं। टफेस्ट लगाएंगे तो हमें याद नहीं होगा, पर हम इजी मेथड अपने दिमाग से लाएंगे तो हमें जल्दी याद होगा। रिडीमेबल का ये सेम था, लिख दिया, प्लस हम रिडीमेबल का केस है तो ऑफ कोर्स रिडीमेबल वैल्यू होगी और अमाउंट रिसीव्ड हुआ होगा तो उसको लेस करेंगे तभी तो डिफरेंस पता चलेगा भाई मार्केट में और हमारे खुद की कंपनी में हमने जो रखा हुआ था और उसको मार्केट में इशू कर रहे तो कितने का फ़र्क हो रहा है, उससे पता चलेगा। और कितनी लाइफ थी भाई, हाँ भाई 5 साल तक रखा हुआ था कंपनी में, हमें इसका डिफरेंस मेंटेन पता चल जाएगा। देन उसका एवरेज जो ऊपर है उसको नीचे कर देना और अपॉन में 2। सो बेसिक जो फॉर्मूला है हमारा कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन केस ऑफ डिवेंचर, इररिडीमेबल और रिडीमेबल, दीज आर द डिफरेंस। स्टे ट्यून्ड विद माय वीडियो, आई होप यू गाइज आर लाइक इट। एंड अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी, मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन इक्विटी। थैंक यू गाइज, आई होप you guys will enjoy it and also understand in a normal way and very easy way.